हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। 500 एमसीक्यू हमारा टारगेट है और हम टारगेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम एंड यूजीसी नेट कॉमर्स एग्ज़ाम को। पहला क्वेश्चन आज का कहता है, आयकर शासन संबंधी मामलों में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? द हाईएस्ट ऑफिशियल इन द अफेयर्स ऑफ इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन सिंपल है कि इनकम टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट ऑफिशियल कौन है? ए ऑप्शन, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स यानी डीजी इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्सेस। तो इसमें आपके हिसाब से सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो देखिए सबसे ऊपर तो यही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, ये सबसे ऊपर है। फिर ये सब नीचे आते हैं, डीजी वगैरह, चीफ कमिश्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है, आकाश जिसकी आयु 62 वर्ष है को आय का रिटर्न दाखिल करना होगा बशर्ते उसकी सकल कुल आय 2 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख से ज़्यादा है या 5 लाख से ज़्यादा है। आपको ये पहले बात पता है कि पहले ग्रॉस टोटल इनकम आती है और फिर टोटल इनकम आती है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि 2.5 लाख रुपए तक आईटीआर फाइल नहीं करना पड़ता। पर वो 2.5 लाख किसको देखते हैं, जीटीआई को या टीआई को? तो पहली बात तो वो जीटीआई को देखते हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है तो हमें पता है कि 3 लाख रुपए तक उसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और अपना आईटीआर फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आकाश जो कि 62 ईयर के हैं, अगर उनके ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब जीटीआई मतलब अपने आप में टोटल से बनता है, जीटीआई अगर 3 लाख रुपए तक नहीं है, 3 लाख से कम है, तो उन्हें आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर 3 लाख होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। बैंक के पास एफडी की राशि डैश से अधिक होने पे परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको पैन नंबर बोलते हैं, वो लिखना अनिवार्य है। अगर आप 25,000 से ज़्यादा की एफडी कराओगे तो आपको पैन कोड करना पड़ेगा कि 50,000 के 10,000 के 20,000 50,000। अगर आप 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा की एफडी कराओगे तो आपको अपना पैन कोड करना पड़ेगा। मैं कुछ मामले बता देता हूँ जहाँ जहाँ आपको पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो पैन कोड करना होगा। अगर आप 4 व्हीलर लेने वाले हैं, 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर लेने वाले हैं, परचेज या सेल कर रहे हैं, तो आपको पैन कोड करना होगा। अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट खुला रहे हैं और वहाँ 50,000 से ज़्यादा की राशि जमा करा रहे हैं तो आपको वहाँ पे पैन कोड करना होगा। अगर आप सिक्योरिटीज़ परचेज या सेल कर रहे हैं, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है, तो पैन कोड करना होगा। अगर आप मोबाइल या बेसिक कनेक्शन ले रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आपको पैन कोड करना होगा। अगर आप होटल का बिल पेमेंट करते हैं और 25,000 रुपये से ज़्यादा का बिल पेमेंट करते हैं तो आपको पैन कोड करना होगा। कई बार आपने ना लाइन सुनी होगी, कई बार इनकम टैक्स वाले आपको मीठी सी धमकी देते हैं या कहीं आपने होर्डिंग्स लगा हुआ देखा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सभी उच्च मूल्यों के ट्रांजैक्शंस की जानकारी रखता है। लाइन दोहराता हूँ, आईटी डिपार्टमेंट आपके समस्त उच्च मूल्य के ट्रांजैक्शंस की जानकारी रखता है, क्योंकि उन्होंने लिमिट बांध रखी है ना, तो इस लिमिट को क्रॉस करते ही पैन कोड करना होता है। पैन कोड होते ही समझो वो इन्फॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। तो अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको पैन कोड करना होगा। अगर आप बैंक में 50,000 रुपये दे के ड्राफ्ट बनवाते हैं तो पैन कोड करना होगा। अगर आप नॉर्मल वे में 50,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट करवाते हैं तो पैन कोड करना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज़ करना चाहते हैं, 50,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हैं, अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, 25,000 से ज़्यादा का भुगतान करते हैं, अगर आप किसी कंपनी, संस्थान या आरबीआई के बॉन्ड से डिवेंचर हेतु 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं, अगर आप होटल या रेस्टोरेंट के बिल में 25,000 से ज़्यादा का बिल पेमेंट करते हैं, अगर आप एलआईसी का 50,000 से ज़्यादा का भुगतान करते हैं, अगर आप किसी डीलर को 5 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का भुगतान करते हैं, या सोने चांदी के आभूषण पर 5 लाख रुपये से ज़्यादा का आप पेमेंट करते हैं, तो आपको पैन कोड करना होगा। अगर आप पैन अभी तक आपको नहीं मिला है तो एक नंबर होता है GIR, मैं यहाँ लिख देता हूँ GIR, हिंदी में तो उसका नाम है सामान्य सूचकांक संख्या, GIR आपको कोड करना होगा। ठीक है, तो ये सारे मामलों में पैन कोड करना होगा। आगरा में रहने वाले कर्मचारी को HRA निम्न सीमा तक क्रम मुक्त है, यहाँ पे वर्ड है आगरा। ठीक है, HRA में हमें पता है कि HRA पार्टली एग्जेम्प्ट होता है। उसमें कितनी राशि एग्जेम्प्ट होती है, या तो जो आपको HRA मिला है, जितना रिसीव्ड अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट होता है,
या 10% वेतन से ज़्यादा दिया गया किराया, यानी आपने जो रेंट पे किया है वो अगर 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है तो उसकी कटौती मिलेगी। या में इसने कहा है या क्या, या वेतन का 40% के, वेतन का 50%, वेतन का 60% के, वेतन का 75%, या फिर वेतन का 40%, 40% ऑफ सैलरी। यहीं आगरा की जगह अगर वो दिल्ली का रहने वाला कर्मचारी होता तो मेरा आंसर होता वेतन का 50%, क्योंकि हमें पता है नॉन मेट्रो सिटी में सैलरी का 40% देखा जाता है और मेट्रो सिटी में सैलरी का 50% देखा जाता है। तो सी नियम हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर इन तीनों में से जो छोटी राशि होगी उस छोटी राशि के बराबर आपको कर मुक्ति मिलेगी या एग्जेम्पशन मिलेगा। तो आगरा में, या आप मोटे तौर पे याद कर लो, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, नाम चेंज हो गए हैं। दिल्ली, बम्बई का मुंबई, मद्रास का चेन्नई, कलकत्ता का कोलकाता, इन जगहों पे 50% ऑफ सैलरी, बाकी जब सब जगह 40% ऑफ सैलरी। आगे मैच द फॉलोइंग है सेक्शन 194B, और सामने जो लिखे हैं ये मॉनेटरी लिमिट है। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था पिछले वीडियो में। 194B कौन सा है? अगर आप लॉटरी से पैसे जीतते हो तो जो आपको भुगतान करेगा, अगर आपकी इनामी राशि 10,000 से ज़्यादा है तो 194B की जो मौद्रिक सीमा है वो है आपका 10,000 रुपये। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो है वो डी से जाके मैच होगा, और लॉटरी की दशा में 30% TDS कटता है, ये एक्स्ट्रा बात है। 194C संबंधित है कॉन्ट्रैक्टर से। कॉन्ट्रैक्टर में दो लिमिट याद रखनी है। अगर आप उसको वन टाइम पेमेंट कर रहे हो तो 30,000 रुपये, और पूरे साल के लिए कर रहे हो तो 1,00,000 रुपये। आपके सामने वैसे 30,000 भी है और 1,00,000 भी है, तो ठीक है, अभी आप थोड़ी देर होल्ड कर सकते हो, पर मुझे क्वेश्चन का तो खैर पता है, इसलिए मैं इसको अभी 1,00,000 से मैच कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप थोड़ा होल्ड कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा इसका दूसरा, है ना। तो अगर आप 1,00,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट करते हो तो 1% या 2% TDS काटना पड़ता है। इंडिविजुअल या HUF है तो 1%, नहीं तो फिर 2% होता है। ठीक है, तो ये 1 या 2% TDS होता है। 194H, अगर आप कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करते हो तो 194H होता है, और उसमें 15,000 की लिमिट होती है। तो 15,000 सामने देखिए, 15,000 इससे मैच हो रहा है, तो आपका थर्ड जो है वो ए से जाके मैच हो रहा है। इसके बाद है 194A, ये है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़। अगर प्रतिभूतियों के अलावा कोई ब्याज है तो वहाँ पे जनरली 5,000 की लिमिट होती है कि 5,000 से ज़्यादा के ब्याज पे TDS काटा जाएगा। तो आपका जो चौथा है वो बी के साथ होगा। हालांकि इसमें 40,000 की लिमिट भी हो सकती थी, क्योंकि जो बैंक है वो 40,000 से ज़्यादा ब्याज पे TDS काटते हैं। यहाँ 50,000 की लिमिट भी हो सकती थी कि सीनियर सिटीजन के मामले में 50,000 से ज़्यादा पे TDS कटता है। वैसे इन जनरल 5,000 की लिमिट है। ठीक है, इसके बाद है 194J। 194J में अगर आप रॉयल्टी का पेमेंट करते हो, टेक्निकल फ़ीस का पेमेंट करते हो, प्रोफेशनल फ़ीस पे करते हो तो 30,000 की लिमिट है। तो यहाँ वाली लिमिट के लिए 30,000 मुझे चाहिए था, तो इसलिए खैर अगर वो नहीं भी होता तो मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आते आते पहुँच ही जाता। तो मेरा पाँचों जाके सी से मैच होगा। ठीक है, तो एक बार मैं सारे अभी आंसर आएंगे तब और बता दूंगा। अभी मैं मैच कर लो, पहले का डी, दूसरे का ई, तीसरे का ए, चौथे का बी, पाँचवें का सी। ठीक है, 5 क्वेश्चन अपने कवर हुए। अपन ने ये वाली स्लाइड पिछले वीडियो में भी देखी थी। 194B कब है? जब हम लॉटरी इनकम का पेमेंट करते हैं, 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो हम 30% TDS काटेंगे। जो लॉटरी जीतेगा उसका पैसा कटेगा, जो इनाम देगा वो 30% TDS काटेगा। 194C के तहत जब हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, अगर वन टाइम में हम 30,000 से ज़्यादा करते हैं और पूरे साल में अगर 1,00,000 से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो हम सामने वाले का 1% TDS काटेंगे अगर ठेकेदार इंडिविजुअल या HUF है, 2% काटेंगे अगर सामने वो कोई और पर्सन है तो, और अगर वो एक ट्रांसपोर्टर है तो हम TDS नहीं काटेंगे। 194H में अगर हम कमीशन या ब्रोकरेज का भुगतान कर रहे हैं, 15,000 से ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं तो 5% TDS हम काटेंगे। अगर इंटरेस्ट इनकम है अदर देन सिक्योरिटीज़, 5,000 से ज़्यादा है तो हम 10% TDS काटेंगे। बैंक 40,000 से ज़्यादा ब्याज देने पे TDS काटता है, और सीनियर सिटीजन को 50,000 से ज़्यादा पे TDS काटा जाता है। 194E एक सेक्शन है, अभी इस क्वेश्चन में तो रेलेवेंट नहीं थी। अगर नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर या स्पोर्ट्स पर्सन को हम भुगतान करते हैं तो 20% प्लस सरचार्ज प्लस
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिलाते हुए हम TDS काटेंगे 20% का लिमिट याद रखना 194E का। 194J जो इस क्वेश्चन में लास्ट में था, अगर हम रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस या डायरेक्टर फीस का पेमेंट करते हैं, 30,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो 2% TDS हम काटेंगे। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको हमारी ये MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा MCQ का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस MCQ क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं तो आपको अपडेटेड MCQ मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और UGC नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 MCQ का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करवाकर ब्याज प्राप्त कर सकता है। हमें पता है कि अगर हमें ATC का बेनिफिट लेना है, ATC का डिडक्शन लेना है तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसमें वन ऑफ द पॉपुलर प्रोडक्ट है PPF। आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में PPF खाता खुलवा के राशि जमा करा सकते हो। 1.5 लाख रुपए उसकी मैक्सिमम लिमिट है। उससे ज़्यादा आप जमा कराओगे भी तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, कटौती नहीं मिलेगी, इसलिए 1.5 लाख की आपको लिमिट याद करनी है, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए तक की रकम आप आराम से जमा करा सकते हो। एक दो बातें सुन लीजिए। PPF अलाउज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 एंड मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख ईच फाइनेंशियल ईयर। तो कम से कम 500 रुपये जमा कराने होंगे, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए करवा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये राशि 12 किस्तों में जमा करा सकते हो, ठीक है। द अकाउंट कैन बी ओपन विद जस्ट 100 रुपये अ मंथ। एनुअल इन्वेस्टमेंट अबव, ये देखिए मेन लाइन, एनुअल इन्वेस्टमेंट अबव 1.5 लाख विल नॉट अर्न इंटरेस्ट एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स सेविंग। आप 1.5 लाख से ज़्यादा जमा भी कराओगे तो ब्याज भी नहीं मिलेगा और आपको ATC में भी 1.5 लाख की लिमिट है तो वो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, कर निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 70 वर्षीय इंडिविजुअल अनिकेत जो कि भारत में अनिवासी हैं की दशा में कर मुक्त सीमा कितनी है। वैसे तो जो 70 साल का आदमी होता है वो सीनियर सिटीजन होता है और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख की लिमिट होती है, लेकिन ये व्यक्ति चूंकि अनिवासी है तो इसके लिए 2.5 लाख की लिमिट है, यानी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम होने पे अनिकेत को अपना ITR फाइल करना होगा। अनिवासी के लिए जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। आसान आसान से क्वेश्चन है। यदि राशि प्राप्तकर्ता कर कटौतीकर्ता को अपना स्थायी लेखा संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बताता है तो कितना कर काटा जाएगा। तो यूँ समझिए कि एक व्यक्ति है, ये इसको अपन कह लेते हैं बॉस, और ये एक व्यक्ति है मिस्टर X, ठीक है। मिस्टर X को कोई इनकम मिलनी है और वो इनकम ऐसी है जो TDS के दायरे में आती है, तो ये व्यक्ति TDS काटने वाला है। तो ये व्यक्ति इसको बोलेगा भाई आप अपना पैन नंबर बताइए, है ना, ताकि फिर हम आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ये सारी गणित चलती है। तो हम इससे उसका पैन नंबर मांगेंगे। ये पैन दे भी देगा, इन प्रैक्टिकल लाइफ तो ये अपना पैन दे देगा, लेकिन अगर ये किसी वजह से अपना पैन कोट नहीं करता है तो फिर मैक्सिमम TDS काटा जाएगा। तो यूँ समझिए कि बहुत सारे सेक्शन हैं, हर सेक्शन में आपको एक रेट बताई हुई है। तो एक तो आप वो रेट देखो कि TDS की क्या रेट बताई है। कई बार कोई रेट है जो चल रही होती है, मतलब जैसे वैसे जनरली मान लीजिए कि जनरली है ना TDS की रेट 10% थी, ठीक है, लेकिन कोरोना के समय थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया और TDS की रेट उसको 7.5% कर दी गई। जो 5% थी उसको 3.25% कर दिया गया। तो कभी कभी कोई रेट फोर्स में होती है, कोई रेट प्रभावशाली होती है, प्रवृत्त होती है, तो आप वो रेट देखो। और तीसरा है आप 20% देखो। आपको इन तीनों में से जो हायर रेट है उस हायर रेट से TDS काटना है। तो कई बार अगर आपको ये याद है कि ना मैक्सिमम TDS कितना काटा जा सकता है 20%, तो ये गलत है, क्योंकि जैसे अब लॉटरी है तो लॉटरी पे तो TDS की रेट ही 30% है। तो जो रेट संबंधित धारा में है वो है 30%। मान लीजिए उस समय लागू दर चल रही है 22.5% और तीसरा नियम कह रहा है 20%। तो आपको तीनों में से
ज़्यादा रेट काटनी है, अगर सामने वाला अपना पेन प्रोड्यूस नहीं करता है तो जो टैक्स डिडक्टर है जो टीडीएस काटेगा वो मैक्सिमम रेट से टीडीएस काटेगा, तो आपको ये याद रखना है, हायर ऑफ दीज रेट्स। ठीक है। वेल, एक और मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। तो बिजनेस लॉस है और ये रेगुलर बिजनेस है, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस तो है नहीं, तो ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस है, सामने ऑप्शन है, तो आप देखेंगे वहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है 8 ईयर, तो मेरे को 8 ईयर पसंद आया। क्यों पसंद आया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर जो ऑर्डिनरी बिजनेस है उसके नुकसान को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उस नुकसान की भरपाई अगले 8 साल में आप कर सकते हो। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सामने ऑप्शन है 1.5 लाख, 15,000, 10,000, 2 लाख, तो मैं 2 लाख पे गया। मुझे पता है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद है डिडक्शन अंडर से एटीसी, ये तो बहुत पॉपुलर है हमेशा से, काफ़ी वर्ष से। धारा 80C के तहत 1.5 लाख की लिमिट बनी हुई है, इससे ज़्यादा कटौती आप नहीं ले सकते। इसके बाद है डिडक्शन ऑन रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन, अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो 1/3 राशि एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन वो राशि 15,000 से ज़्यादा नहीं होगी। तो फैमिली पेंशन के साथ 15,000 की एक मॉनेटरी लिमिट जुड़ी हुई है, इससे ज़्यादा कटौती आपको नहीं मिलती। तो चौथा आपका बी के साथ कनेक्ट होगा। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA, अगर आप सेविंग अकाउंट से ब्याज कमाते हैं तो 10,000 तक का ब्याज एग्जेम्प्ट होता है, 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन मिलता है ये कहना ज़्यादा सही है, तो ये जाके सी से कनेक्ट हो गया। तो आपका जो पांचवा पॉइंट है वो सी के साथ कनेक्ट हो गया। मैं एक बार जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। गैर सट्टा व्यापार हानि को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एटीसी के तहत आप 1.5 लाख की कटौती ले सकते हो। फैमिली पेंशन पे मैक्सिमम आपको 15,000 का डिडक्शन मिलेगा। एटीटीटीए के तहत आपको 10,000 की कटौती मिलेगी। ठीक है, ये तो ये सारे मैच कर लीजिएगा। एक बार मैं मिला लेता हूँ आंसर, पहले का डी, दूसरे का ई, तीसरे का ए, चौथा बी और पांचवा सी। ठीक है, बिल्कुल सही है। वेल, थ्रेश होल्ड लिमिट फॉर पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD। देखो 44AD शब्द है तो अलग है, और 44AD है तो बिल्कुल कहानी ही जुदा हो जाएगी। 44AD बिजनेस के लिए है और 44AD ए प्रोफेशनल्स के लिए है, तो अभी इसकी बात ही नहीं करते थोड़ी देर, हालांकि ये दोनों क्वेश्चन अभी आगे भी आएंगे। खैर, कहता है धारा 44AD के तहत व्यवसाय कम से आय वाले व्यक्तियों के लिए सकल बिक्री की सीमा कितनी है? 50 लाख वाले इसमें जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। 80 लाख वाले इसके अंदर जा सकते हैं, जा सकते हैं। 1 करोड़ वाले जा सकते हैं, जा सकते हैं। 2 करोड़ वाले जा सकते हैं, जा सकते हैं। 2 करोड़ एक्चुअली लिमिट है, यानी अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप 44AD में जा सकते हो। यानी आपको अपने ज़्यादा डिटेल्ड खाते, लेखा पुस्तकें बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना भी टर्नओवर होगा उसका 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी, और अगर आप डिजिटल पेमेंट लेते हैं तो आपका जितना भी टर्नओवर होगा उसका 6% आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो बहुत सारे व्यापारी इंडिया में, मान लीजिए 70 से 80% व्यापारी इस लिमिट का फ़ायदा उठाते ही हैं, इस प्री अजम्पटिव सेक्शन में जाते ही जाते हैं। 44AD के तहत जिनका भी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनको अपने विस्तार से लेखे रखने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें अपने टर्नओवर और स्टॉक का हिसाब रखने की आवश्यकता है, और अपने टर्नओवर का 8%, ये नियम मैं बताता हूँ, उनकी जितनी भी बिक्री होगी उसका 8% उसकी इनकम मान ली जाएगी। मैं और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कोई व्यापारी ये कहता है कि मैंने 80 लाख का धंधा किया, तो 80 लाख का 8% होता है 6,40,000, तो उसकी इनकम 6,40,000 रुपये मान ली जाएगी। जितने भी इनकम हो गई, खर्चा हो गया, एक तरह से यूँ मान लेते हैं कि 100 रुपये के धंधे में से 92 रुपया खर्च हो गया, 8% मार्जिन है, और 6,40,000 इस व्यक्ति ने कमाया, फिर 6,40,000 पे जो टैक्स लगना होगा लग जाएगा। ठीक है। और अगर आप क्रॉस्ड चेक या डिजिटल तरीक़ों से पेमेंट प्राप्त करते हो तो फिर आप 8% की जगह आपको केवल आपकी इनकम 6% ही मानी जाएगी। तो 80 लाख रुपए का अगर टर्नओवर है, सारा का सारा पेमेंट अगर आप ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से लेते हो तो आपकी आय 4,80,000 रुपये मानी जाएगी। ठीक है। ये रकम आप अपना ITR फाइल करने की तारीख तक भी प्राप्त कर लोगे तो 6% ही रहेगा, नहीं तो फिर 8% रहेगा। तो ये सारी बातें आप पढ़ लेना। ठीक है। चलिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के साथ मैंने एडिशनल मटेरियल के तौर पे डिटेल्ड नोट्स दिए हैं, तो आपको PDF मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी?
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाय द वे नहीं मिल पाती है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको सिंपली पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट भेज। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 ADA। अगर किसी व्यक्ति को 44 ADA में वो है, यानी कोई व्यक्ति पेशेवर है, प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, पेशागत सेवाएं देता है, तो किस लिमिट तक वो 44 ADA ऑप्ट कर सकता है? 50 लाख तक, 80 लाख तक, 1 करोड़ या 2 करोड़? तो मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, ठीक है, और अगर उसकी जो रिसिप्ट है अगर 50 लाख रुपए तक है तो वो 44 ADA में जा सकता है, ठीक है। या सपोज कीजिए कोई कोचिंग सेंटर वाला है, उसका 40 लाख रुपया एक साल में आता है, मतलब वो जो कोचिंग कराता है उससे 40 लाख रुपये आता है, तो ये मान लिया जाएगा कि 40 लाख रुपए की उसने कोचिंग कराई, रिसिप्ट हुई, तो 20 लाख रुपए उसने कमाए होंगे, यानी इसमें 50% माना जाता है। यानी बिजनेस के अंदर अगर आप इसको समझें तो बिजनेस के अंदर 8% मार्जिन माना जाता है और प्रोफेशन के अंदर 50% मार्जिन माना जाता है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर 40 लाख रुपए मेरे को मिले हैं लेकिन कोई मैंने 20 लाख रुपए नहीं कमाए, मैंने 20 लाख से कम कमाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं ऐसा। आपको अपने खातों की फिर ऑडिट करानी होगी, यानी फिर आपको डिटेल्ड हिसाब किताब रखना होगा अपने कोचिंग सेंटर का, या अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने क्लिनिक का डिटेल्ड हिसाब किताब रखना होगा, और फिर आप अपने खातों की ऑडिट कराओ और जितनी इनकम दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है सिंपली कि 50 लाख रुपए तक जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट है वो प्रोफेशनल पर्सन 44 ADA ऑप्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर भी इसका नियम आपको सुना देता हूँ पढ़ के। कहता है पेशागत सेवाएं प्रदान करने वाले करदाताओं की परिकल्पित आय, इसको प्री अजम्पटिव इनकम कहते हैं। कहता है जो प्रोफेशनल पर्सन्स छोटे स्तर पे सेवाएं प्रदान करते हैं उनको रिलैक्सेशन देने के लिए प्रोविज़न किया गया है कि यदि किसी सेवा प्रदाता की एक वर्ष की प्राप्तियां 50 लाख रुपए तक है तो उसकी जितनी प्राप्तियां हैं उसका 50% उसकी इनकम मान ली जाएगी। सपोज़ कीजिए कि अगर आपकी कोचिंग सेंटर की प्राप्ति 20 लाख रुपए है तो ये मान लिया जाएगा कि आपने 10 लाख रुपए कमाया होगा। सिंपल, ये 44 ADA में है, तो ये कैलकुलेट किए बिना है, अपन ने कल्पना की है, इसलिए इसको परिकल्पित आय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि एक ट्रांसपोर्टर के पास कुल 8 ट्रक हैं जिसमें से 15,000 किलो ग्रॉस वेट वाले 5 बड़े ट्रक हैं और 10,000 किलो ग्रॉस वेट वाले 3 छोटे ट्रक हैं, तो उनकी परिकल्पित आय कितनी होगी? तो एक ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर के लिए 44 AE सेक्शन होते हैं, 3 ही सेक्शन है, 44 AD, 44 ADA और 44 AE। 44 AE उनके ऊपर होता है जिनके पास 10 गाड़ियाँ हो, 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ ना हो। अब इसके पास 5 गाड़ियाँ तो हैं बड़ी, बड़ी के लिए टेक्निकल वर्ड है हैवी व्हीकल, और 3 गाड़ियाँ हैं छोटी, इसके लिए वर्ड है लाइट व्हीकल। बड़ी और छोटी का क्राइटेरिया है 12 टन। अगर 12 टन तक की गाड़ी है तो वो लाइट व्हीकल है ना। हालांकि इतनी लाइट नहीं होती, चढ़ जाए किसी को तो निपटा देती है, पर फिर भी 12 टन तक की जो गाड़ी होती है उसको लाइट व्हीकल कहते हैं। और अगर उसका जो वेट है वो 12 टन से ज़्यादा है तो उसे अपन कहते हैं हैवी व्हीकल। अब 15,000 किलो, 15,000 किलो का मतलब है 15 टन, 15 टन का मतलब होता है 15,000 रुपया। कि सर क्या मतलब? अगर आपकी गाड़ी, सिंपल सुनना, अगर आपकी गाड़ी 15 टन वज़न वाली है तो वो 15,000 कमाती होगी। 18 टन वाली गाड़ी है तो 18,000 कमाती होगी। 15 टन वाली गाड़ी 15,000 महीना कमाती है, ऐसा माना जाता है। और एक साल में वो गाड़ी 1,80,000 कमाती है। और ऐसी मेरे पास चूंकि 5 गाड़ियाँ हैं तो 9 लाख रुपए कमा के लाई होगी। वापस सुन लीजिए, मेरी एक गाड़ी जो 15 टन की गाड़ी है वो 15,000 महीना कमाती है, 12 महीने में 1,80,000 कमाती है। और ऐसी मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं तो मेरे को 9 लाख रुपए की कमाई होती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से मेरे पास जो छोटी गाड़ी है वो 7,500 रुपया महीना कमाती है, 7,500 महीना कमाती है तो 12 महीने में 90,000 कमाती है। और ऐसी चूंकि मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं तो 3 गाड़ियाँ मेरे पास 2,70,000 कमाती है। वापस सुनिए, छोटी गाड़ी में माना जाता है 7,500 मंथली इनकम, एक साल की इनकम 90,000, 3 गाड़ियों की इनकम 2,70,000, दोनों या कहें कुल मिला के 8 ट्रकों की कुल कमाई हो गई 90,000 और 270, 11,70,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है 1440, गलत।
दूसरा ऑप्शन क्या जाता है 7-20, गलत। तीसरा ऑप्शन 11-70 बिल्कुल सही। और चौथे में लिखा है नन ऑफ द अबव, खतरनाक ऑप्शन है, बट अभी हमें कंफर्म है कि हमारी इनकम 11,70,000 मानी गई। अब आप समझो इस सेक्शन का फ़ायदा क्या है। आपको 8 गाड़ियों का पूरे साल के चक्कर या जहाँ जहाँ वो गया वहाँ का हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी ट्रांसपोर्टर या गाड़ी मालिक बन के सोचेंगे तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी गाड़ियाँ ऑल ओवर द इंडिया पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है और किन हालातों में गाड़ियाँ चलती है। बड़ी मुश्किल टफ़ हालात होते हैं, वहाँ से बिल, पक्के बिल लाना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको रिलैक्सेशन देने के लिए ये धारा बनाई गई है आपके लिए। इसमें जो नियम है मेन, आपको बस वो याद रखना है कि 1000 गाड़ियों में 2 तरह की गाड़ियाँ हैं। देखिए, पहली बात मैं पूरी बातें बताऊँ आपके लिए। आप अगर 10 से ज़्यादा ट्रक होंगे तो फिर आपको डिटेल्ड हिसाब किताब रखना होगा। अगर 10 के अंदर अंदर ट्रक हैं तो आप इस सेक्शन में जा सकते हो। सेक्शन का नाम है 44AE। इसमें क्या है, अगर आपके पास भारी माल वाहन है, भारी माल वाहन का मतलब क्या, अगर वो वाहन खाली भी है तो उसका वज़न क्या हो, उसका वज़न 12 टन से ज़्यादा हो। अगर 12 टन से ज़्यादा होगा तो 1000 रुपया पर टन पर मंथ उसकी इनकम मानी जाएगी। एक बात और बता दूं, अगर आपके पास कोई ट्रक 7 महीना 11 दिन रहा तो ये माना जाता है कि आपके पास वो ट्रक 8 महीने रहा। ठीक है, सपोज़ कीजिए मेरे पास एक ऐसा ट्रक है जिसमें 20 टन वजन है, खाली उसका वेट, तो 20 टन पे 20,000 रुपये मंथली इनकम मानी जाएगी। और मान लीजिए 8 महीने मेरे पास रहा तो मेरी इनकम 1,60,000 मानी जाएगी। एक एग्जांपल के लिए, MT का मतलब होता है मीट्रिक टन, ग्रॉस वेट ऑफ। अगर 10 टन है तो ये छोटा है, छोटे ट्रक में आपकी इनकम 7,500 महीना मानी जाती है। 12 टन भी है तो भी उसको छोटा माना जाता है। 15 टन है तो फिर बड़ा माना जाएगा, और 15 टन में 15,000 इनकम मानी जाएगी। 20 टन है तो 20,000 उसकी इनकम मानी जाएगी। इस तरह से होगा। ये कुछ और ज़रूरी नियम है इसमें, आपका 44AD, 44ADA और 44AE, ये तीनों कवर हो जाएंगे। इन तीनों को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की चार्जिंग धारा में कहा गया है कि 1 वर्ष में अर्जित आय अगले वर्ष में कर योग्य है। यह किस नियम के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल ऐसा होता है कि हम 21-22 में जो कमाते हैं उसका टैक्स हम 22-23 में देते हैं। प्रीवियस ईयर 23-24 में जो हमने कमाया है उसका असेसमेंट 24-25 में होगा। यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम कहलाता है प्रीवियस ईयर रूल। बाकी वैसे ऑप्शन क्या थे? इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, पारस्परिकता का सिद्धांत। इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर रूल। ये दोनों गलत हैं। इसका सही नाम है, इसे कहते हैं प्रीवियस ईयर रूल। तो जनरली हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर रूल चलता है। एक साल हम इनकम कमाते हैं, अगले साल में उसका हिसाब होता है, अगले साल में उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 2001, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी। मैं आपको कहानी बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए 11 जुलाई 1998 को आपको 2000 इक्विटी शेयर बोनस मिले, ठीक है। हो सकता है कि आपने 1990 में 10,000 शेयर खरीदे थे एक कंपनी के, रिलायंस के, और उस कंपनी ने जब बोनस दिया 1998 में तो आपको 2000 इक्विटी शेयर बोनस मिले। यानी ये शेयर आपको किस में मिले? फ्री में मिले। अब बात यह है कि आपने बहुत साल इसको होल्ड करने के बाद, मान लेते हैं 16 अगस्त 2023 को इन 2000 शेयर्स को 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेचा, ठीक है। तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि भाई ये शेयर हमें फ्री में मिले थे और हमने इनको 5 लाख रुपए में बेचा तो हमें 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ, क्योंकि जीरो की चीज़ को आपने 5 लाख में बेचा तो उसको कैपिटल गेन हुआ। सुनने में साउंड सही करता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप इन बोनस शेयर की कॉस्ट दिखा सकते हो। ऑल्दो ये शेयर्स आपको फ्री में मिले हैं, लेकिन आप इसकी कॉस्ट दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो? 1 अप्रैल 2001 के दिन, 1 अप्रैल 2001 के दिन शेयर्स का, जो रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं उनका क्या मूल्य चल रहा था। मतलब इस क्वेश्चन में मैंने रिलायंस RIL लिया है, रिलायंस लिया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि उन शेयर्स का 1 अप्रैल 2001 के दिन कितना फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा था। सपोज करो उस दिन 1 अंश का मूल्य 8 रुपये चल रहा था, तो आपको ये मौका दिया जाएगा कि 2000 इंटू 25 50, ये 50, इसको 250 कर लेते हैं हम। मान लेते हैं कि जिन अंशों का अपन ने बेचा वो 250 रुपये में बेचा, और ये भी मान लेते हैं कि उन अंशों का फेयर मार्केट वैल्यू 80 रुपये चल रहा था। तो हम ये दिखा सकते हैं कि
उन 2000 अंशों की लागत, उन 2000 अंशों की लागत 1,60,000 रुपये रही होगी। तो मैं समझाने ये लग रहा हूँ कि अगर आपको बोनस शेयर भी मिले हैं, लेकिन अगर वो आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले हैं, तो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को आप अपनी कॉस्ट शो कर सकते हैं। तो ये कहना कि बोनस शेयर की लागत जीरो होगी, जीरो होती है, पर हम जीरो नहीं लेंगे। आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन का फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है, कैपिटल गेन वाले चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद है फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम कैन बी पेड बाय एसएससी फॉर। जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती का दावा करने के लिए प्रीमियम का भुगतान निर्धारित द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है शशि, ठीक है, शशि एक व्यक्ति का नाम है, और उसने सुना कि एटीसी का बेनिफिट लेने के लिए मुझे लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए। तो किस किस का बीमा करवा सकता है? तो शशि खुद का बीमा करवा सकता है, हाँ। शशि अपनी पत्नी का बीमा करवा सकता है, हाँ। शशि अपने बच्चों का बीमा करा सकता है, हाँ। शशि अपने माता पिता का बीमा करा सकता है ना। बीमा करा लो, अच्छी बात है, बीमा करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डिडक्शन केवल पति पत्नी और बच्चों के लिए मिलेगी। अच्छा, इसमें बच्चे आपके हर तरह के चलेंगे, हर तरह के बच्चे मतलब बेटा हो या बेटी हो चलेगा, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो चलेगा, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, यानी आपके ऊपर आश्रित हो चाहे स्वतंत्र हो, हर तरह के बच्चे चलेंगे। तो पहले में ये कह रहा है कि प्रीमियम खुद का और जीवन साथी का होना चाहिए, एक तरह से सही है। सेकंड में कह रहा है कि प्रीमियम खुद का, जीवन साथी का, माइनर चिल्ड्रन का होना चाहिए, चिल्ड्रन माइनर हो तो भी चलेगा, खुद का, जीवन साथी का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का हो तो भी चलेगा। चौथे में लिखा है हिमसेल्फ, स्पाउस एंड एनी चाइल्ड, ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है कि आप जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाएंगे, ये आपको इसलिए समझना जरूरी कि 80D, जब आप 80D पढ़ेंगे तो उसमें चिल्ड्रन जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए। तो वैसे याद रखना ईजी है, डी से डिपेंडेंट याद रख लो। 80D में जिनका आप हेल्थ इंश्योरेंस चुकाएंगे उस वो बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट होना ज़रूरी है, लेकिन 80C के अंदर जहाँ आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाते हैं वहाँ सभी तरह के बच्चे अलाउड हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 16वां क्वेश्चन, एन असेसी हैज़ पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹45,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर अ पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख टेकन ऑन 1 अप्रैल 2015, ही शैल। एक निर्धारिती ने 1 अप्रैल 2015 को ली गई 2 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए गत वर्ष 23-24 के दौरान 45,000 के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया निर्धारिती को। तो हम बहुत आराम से समझ सकते हैं, बेसिकली पॉलिसी इसने ली है 1 अप्रैल 2015 को, यानी एक कट ऑफ डेट मैं आपको बता देता हूँ, 1 अप्रैल 2012 के बाद। इस तारीख के बाद अगर आप पॉलिसी लोगे तो जितनी आपकी पॉलिसी की वैल्यू है उसका 10% प्रीमियम के रूप में देने पे अलाउड है। यानी आपकी अगर पॉलिसी 2 लाख रुपए की है तो जो 2 लाख रुपए का 10% होता है वो 20,000 रुपये होता है। तो आप 20,000 रुपये तक की कटौती डिडक्शंस ले सकते हो, नॉट मोर देन दैट। अब ये असेसी तो क्या चाहेगा कि भाई मैंने 45,000 का LIP का भुगतान किया है तो मेरे को 45,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसको जो डिडक्शन मिलेगा वो 20,000 रुपये का मिलेगा। अब अगर इसकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले होती तो तब वहाँ पे 20% का नियम था। अगर इसकी पॉलिसी अप्रैल 2012 से पहले की होती तो फिर 2 लाख रुपए का 20%, तब हम इसको 40,000 की कटौती दे देते। और एक और बात है कि अगर इसकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद होती और ये व्यक्ति कोई हैंडीकैप होता या डिसेबल पर्सन के लिए ये पॉलिसी होती तो फिर 15% का नियम है। ओके, मोटे तौर पे कन्फ्यूज़न नहीं करते, कन्फ्यूज़न तो क्या है, ये सारे नियम है, इनकम टैक्स तो चलता ही नियमों पे है, तो आपको समझना ही पड़ेगा। अभी के लिए इस क्वेश्चन में जो रेलेवेंट नियम है, जो आपके काम का नियम है, वो है 10% का नियम। आपको कटौती जो मिलेगी वो 20,000 की मिलेगी। आप पहले ऑप्शन तो कह रहा है कि आपको ATC में कोई कटौती नहीं मिलेगी, ये तो कहना गलत है। बी ये कह रहा है कि आपको 10% कटौती मिलेगी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी रहेगा। मैं आपको इसका नियम बता देता हूँ। अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली गई है तो आप पॉलिसी वैल्यू का 20% तक का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी अप्रैल 12 या उसके बाद की है तो आप पॉलिसी वैल्यू का 10% से ज़्यादा
बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आपकी पॉलिसी अप्रैल 13 या उसके बाद ली गई है और वो पॉलिसी किसी निशक्त या गंभीर निशक्त, यानी कोई बंदा है जो डिसेबल है या सीवियर डिसेबिलिटी उसको है, या उसको कोई 80 DDB में बताई गई कोई बीमारी है, उसके लिए पॉलिसी ली गई है, तो 15% प्रीमियम चल जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ऑन अमाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये एक टर्म है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज़ अलाउड। हमें पता है कि 80D का डिडक्शन आपको क्यों मिलता है, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिकल इंश्योरेंस भी बोलते हैं, अगर आप उसका प्रीमियम चुकाते हो तो आपको 80D का बेनिफिट मिलता है। उसके लिए पेमेंट कैश के अलावा किसी तरीके से होना चाहिए। कैश नहीं चलेगा तो तब हम वर्ड यूज़ करते हैं एनी मोड अदर देन कैश। कैश के अलावा कोई भी तरीका चलेगा अगर आप प्रीमियम का भुगतान कर रहे हो। अब उसमें फिर एक नियम आया कि अगर आप हेल्थ चेकअप कराते हो तो भी आपको 80D का बेनिफिट मिल जाएगा, और हेल्थ चेकअप का पैसा आप कैश भी दे सकते हो मतलब कैश भी दे सकते हो और कैश के अलावा किसी भी तरीके से दे सकते हो। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, तो इसका पेमेंट चेक से कर सकते हो। हाँ, कैश के अलावा कोई तरीका, तो इन्होंने क्या किया, इसमें कैश को एक्सक्लूड किया और सी में लिखा है नकद सहित किसी भी तरीके से। ये ज़्यादा सही है। अगर ये प्रीमियम का भुगतान होता तो ये आंसर होता, लेकिन अगर हेल्थ चेकअप की बात है तो आप कैश या किसी भी तरीके से भुगतान कर सकते हो, चलेगा। अब ये है ना, केवल इस पैराग्राफ से कम आपके 4 MCQ बनते हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या। पहली बात तो है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की कटौती किस में मिलती है, तो 80D में मिलती है। ये पहला MCQ हो गया। अच्छा, हेल्थ चेकअप आप किसका करा सकते हो, खुद का, जीवन साथी का, आश्रित बच्चे का और माता पिता का। यानी 80D में कौन कवर है, व्यक्ति, उसका जीवन साथी, डिपेंडेंट चाइल्ड और माता पिता। ठीक है, तो ये दूसरा MCQ बन गया कि कौन कौन कवर है। तीसरा इसमें बन गया कि आप हेल्थ चेकअप पे कितनी राशि तक के कर सकते हो पेमेंट, या डिडक्शन कितनी ले सकते हो। 5,000 तक के डिडक्शन मिल सकते हो। कल को आपने 6,000 भी हेल्थ चेकअप पे खर्च किए तो आपका डिडक्शन के लिए 5,000 ही कंसीडर होगा। उसके बाद है जांच की राशि का भुगतान रोकड़ सहित किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो ये तो MCQ बन ही गया। अच्छा, ये लिमिट वो जो 25,000 और 50,000 की लिमिट होती है उसके अलावा अलग से नहीं है, ये लिमिट उसके अंदर ही शामिल है। ठीक है। और एक और बात है कि जो HUF है उसको इस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है। TDS फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 192 शैल बी। अब पिछले कुछ वीडियोस में मैंने TDS के क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, आपने देखा भी होगा। तो किसी में TDS लाइक 5% है, किसी में 10% है, 2%, 1%, 30% भी है। जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो वो कितना TDS काटता है, आपने गौर किया? क्या वो 5% काटता है, 10% काटता है, 20% काटता है, 30% काटता है? तो इसका सही जवाब है वो एवरेज रेट से TDS काटता है। मतलब हो सकता है कि उसका एम्प्लॉय छोटा सैलरी स्लैब वाला हो तो हो सकता है उसका TDS ना काटा जाए। हो सकता है थोड़ी ढंग की सैलरी वाला हो तो 10% TDS काटा जाए। मोटी सैलरी वाला हो तो 30% TDS काटा जाएगा, या उससे ज़्यादा भी काटा जा सकता है। इसलिए मतलब हमेशा याद रखिएगा, सैलरी में अगर आप सैलरी का भुगतान कर रहे हो तो उसमें TDS की कोई रेट फिक्स नहीं है। सामने वाला किस स्लैब से बिलोंग करता है, सामने वाला किस ब्रैकेट का आदमी है, उस ब्रैकेट के हिसाब से उसका पहले हम एनुअल टैक्स निकालते हैं और उसके आधार पर मंथली टैक्स निकालते हैं। तो ये कहना कि उस पर हम 10% काटते हैं गलत है। ये कहना कि हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स से काटते हैं और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी वसूल करते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा है। जनरली आपकी जो TDS की रेट होती है वो उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शामिल नहीं होता। यानी जो 5% है उसमें अपन 5 में 4% जोड़ के 5.2 नहीं बनाते, 10 में 4% जोड़ के 10.4 नहीं बनाते। एक ज़माने में बनाते थे पर आजकल नहीं बनाते। लेकिन जब हम सैलरी से TDS काटते हैं तो हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी वसूल हो जाए। तो B सही है। C में ये कह रहा है कि हम तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से TDS काटेंगे, गलत है। और चौथे में ये लिखा है कि हम एवरेज रेट से टैक्स काटेंगे, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को छोड़ के ये नज़दीक है लेकिन गलत है। हम हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको भी वसूल करते हैं। मैं अब इसको आपको एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ करो आपके पास एक व्यक्ति है, उसका सारा कैलकुलेशन हो गया, जो भी डिडक्शन वगैरह मिल गए, उसके इनकम आई है 8,67,500। उसकी इनकम आई है 8,67,500। ठीक है। उसने कुछ प्रयास किए, एफर्ट किए, जैसे उसने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में पैसा कटाया, यूलिप के अंदर पैसा कटवाया। ठीक है।
तो उसको 75,000 का डिडक्शन मिल गया, 75,000 का डिडक्शन मिल गया ATC के तहत। अब उसकी इनकम आ रही है 7,92,500, तो हम उसका कितना TDS काटेंगे? तो पहले हम 7,92,500 पे देखेंगे उसका टैक्स कितना बनता है। तो हमने उसका टैक्स कैलकुलेट किया, बाकायदा हमने हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ते हुए सोचा कि उसका टैक्स कितना बनता है। तो पूरे साल में हमें काटना है 73,840, चूँकि पूरे साल में 73,840 रुपये काटना है, तो इसलिए मंथली जब जब हम उसको सैलरी देंगे या क्रेडिट करेंगे तो 6,153 रुपये TDS काटेंगे। अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे पूरे साल में आपने कितना टैक्स काटा? 73,840 रुपये। उसकी कुल इनकम कितनी थी? 7,92,500 टैक्सेबल इनकम, जिसको अपन TI बोलते हैं। तो आपने लगभग किस रेट से काटा? 9.317%। ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय अलग अलग होती जाएगी, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि सैलरी के लिए कोई TDS की रेट फिक्स नहीं है। इसमें एवरेज टैक्स देखा जाता है और एवरेज टैक्स वसूल हो जाए उस तरह की दर बनाई जाती है। अच्छा, वापस मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ गया। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ये भी एक टैक्स वसूल करने का तरीका है। इसके ऊपर धारा है 115 JC। 115 JC, इसके बारे में मैं अभी थोड़ा बताऊंगा आपको। रिटर्न बाय होम टू बी वेरीफाइड, जो ITR है वो भरी जाएगी। सेक्शन 139 में जो डेट्स बताई गई हैं उसमें भरी जाएगी। सेक्शन 145 में बताया गया है कि ITR को वेरीफाई कौन करेगा, मतलब उसको साइन कौन करेगा। तो सेक्शन 140 में ये बताया गया है, ये पहले आ चुका है वैसे, ठीक है। आपको मैं बताऊँ पढ़ा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, इसका तरीका क्या होता है, जैसे आपने मान लो मेरे पुराने वीडियो सुने हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपने देख रखा है, तो आपको देखते ही लगेगा यार ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपका दिमाग ठीक काम करता है और आप अटेंशन के साथ देखते हो, ठीक है, अटेंटिव लिसनिंग है आपकी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन वही का वही क्वेश्चन आया भी और आपको ध्यान ही नहीं आया, तो इसका मतलब है कि पहली बार में आपने ढंग से नहीं सुना। रिविज़न बाय कमिश्नर, तो कई बार क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर जो है वो गलत तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर लेता है, तो कभी कभी असेसीज को नुकसान हो जाता है, कभी कभी IT डिपार्टमेंट को नुकसान हो जाता है। तो जो कमिश्नर हैं वो भी ITR का रिवीजन कर सकते हैं, उसको दोबारा से देख सकते हैं, प्रोसीडिंग वापस शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 263 में है इसका प्रावधान, ठीक है। कुछ ऑड क्वेश्चंस भी होते हैं, बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। प्री अजम्पटिव टैक्स, प्री अजम्पटिव टैक्स पे आज हमने डिटेल से बात की। 3 सेक्शन है, 44AD, ADA, 44AE। सामने देख लो, सामने आपको 44AD दिख रहा है, तो आप इसको ले लो। वो दोनों भी होते तो मैं उनमें से किसी को ले लेता। और 5,000 रुपये प्रति माह, तो सामने एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ATGG, तो वो सही भी है और हमें पता भी है ये कि ATGG जिसमें अपन घर का किराया चुकाते हैं, तो 5,000 रुपये प्रति माह तक की कटौती आपको मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरह से मैच होगा। एक बार मैं आंसर बता दूँ, पहले का E, दूसरे का C, तीसरा B, चौथे का A, पांचवे का D, बिल्कुल ठीक है। अब AMT क्या होता है? अब जब जैसे ये पैराग्राफ है, ठीक है, तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इससे कम से कम 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। एक ऐसे ही बताता हूँ, AMT का फुल फॉर्म पूछ ले, क्या होता है? ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स होता है। इस पे कौन सी धाराएं लगती है? तो 115 JC से लगाकर 115 JF तक के प्रावधान इसके ऊपर होता है। AMT में कितना टैक्स लिया जाता है? मिनिमम टैक्स लिया जाता है। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। कई एसएससीज ऐसे होते हैं जो कुछ डिडक्शंस ले लेते हैं और डिडक्शन लेने की वजह से उनकी टैक्स लायबिलिटी या तो ज़ीरो हो जाती है या कम हो जाती है। गवर्नमेंट वाकई में कुछ बेनिफिट्स हैं वो देना चाहती हैं, पर अगर सबको ही यूँ बेनिफिट्स देने लग जाएगी तो गवर्नमेंट के पास क्या होता है, टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है। तो अब दोनों बातों को कैसे काबू करें? तो उन्होंने एक प्रावधान निकाला इसका, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का, कि अगर कोई एसएससी कुछ खास तरह के डिडक्शंस ले रहा है जिस वजह से उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जा रही है या ज़ीरो हो जा रही है, तो भी उसे मिनिमम कम से कम 18.5% टैक्स तो देना ही होगा। तो इसमें एक और क्वेश्चन बना 18.5%, तो कम से कम उसे 18.5% टैक्स तो देना ही होगा। अच्छा सर, ये प्रोविज़न सबके लिए है क्या? ये प्रोविज़न समझो उन इंडिविजुअल या HUFs के लिए हैं, AOP और BOI के लिए हैं जिनकी एडजस्टेड TI 20 लाख से ज़्यादा है। अगर आपकी, यहाँ पे एक नियम लिखा हुआ है, अगर आपकी एडजस्टेड TI 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, अब एडजस्टेड TI कैसे बनती है वो एक अलग बात है। अगर आपकी एडजस्टेड TI 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, 19 लाख है, 19.5 लाख है, 20 लाख तक भी है, तो भी आपके ऊपर AMT के प्रोविज़न लागू नहीं होते हैं। लेकिन इसमें फिर एक क्वेश्चन है कि जो फर्म होती हैं, कंपनीज होती हैं, LLP होती हैं, उनके ऊपर तो AMT के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते ही होते हैं। और TI को एडजस्ट कैसे किया जाता है? तो कुछ कटौतियाँ होती हैं 80H से 80 RRB, 35AD और 10AA।
इन डिडक्शंस और एग्जामिशंस को एड बैक करके टीआई को एडजस्ट किया जाता है, उस पर 18.5% टैक्स निकाला जाता है। तो दो टैक्स निकलते हैं, एक होता है नॉर्मल टैक्स, जैसे सपोज करो आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा है 70,000 रुपये, और एक तरफ आपका ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स आ रहा है 85,000 रुपये। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि बेटा यार आपको अभी तो 85,000 रुपये टैक्स जमा कराना पड़ेगा। आप फिर चिल्लाओगे कि सर मेरा टैक्स तो 70,000 बनता है, तो गवर्नमेंट बोलेगी हाँ हम आपको 15,000 की क्रेडिट दे देंगे बाद में, अभी बाद में इस क्रेडिट को आप यूटिलाइज कर लेना, लेकिन अभी तो आपको 85,000 रुपये जमा कराना होगा। तो इस तरह की एक सेक्शन है 115 जेसी के अंदर, AMT इसको कहा जाता है। खैर, व्हेन द ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन exceed rupees this, it is liable for audit under section 44AB and the provision of section 44ADA will not apply। अगर इसमें 50 लाख आंसर आएगा। अगर किसी प्रोफेशन में जो इनकमिंग है, जो रिसिप्ट है, जिसके लिए ग्रॉस रिसिप्ट वर्ड यूज़ होगा, अगर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है ना, अगर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो 44ADA में नहीं जा पाएगा, बल्कि उसे अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी होगी। ऑडिट कराने का जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन 44AB। तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। ये आगे इसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें 4 तरह के लोग बताए गए हैं। 4 तरह के लोगों को अपना ऑडिट 44AB में कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो नॉर्मली 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर पे उसको अपना ऑडिट कराना होगा, जिसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्री अजम्पटिव सेक्शन में जा रहा है तो फिर 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होने पे उसे अपने खातों का ऑडिट कराना होगा। अगर कोई प्रोफेशनल है, उसकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए से ज़्यादा आ रही है तो उसे अपना 44AB के तहत ऑडिट कराना होगा। और अगर कोई व्यक्ति 95% से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करता है तो उसका 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होने पर ही उसको टैक्स ऑडिट कराना होगा, उसके नीचे उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स इज़ नोन एज, अग्रिम कर हमें चुकाना होता है। अगर हमें पता ही है कि अगर किसी व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी 10,000 हो रही है या 10,000 से ज़्यादा हो रही है, उसे पता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 को क्रॉस करेगी, तो उसे एडवांस टैक्स देना होता है। इस स्कीम को क्या बोलते हैं? A step towards the nation building, earn more, pay as much as you can, या pay as you earn। तो इसका आंसर है D, pay as you earn। जैसे ही कमाइए वैसे ही चुकाइए, ज्यों ही कमाएं त्यों ही चुकाएं, कमाओ चुकाओ जैसे ही कमाओ। ठीक है, तो वैसे भले ये नियम हो कि जिस वर्ष आय कमाई जाती है टैक्स उसके अगले वर्ष लगाया जाता है, लेकिन एडवांस टैक्स के प्रोविज़न से अब ये हो गया है कि ज्यों ही कमाएंगे आपको वैसे ही टैक्स चुकाना पड़ेगा। पे एज यू अर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ नॉन कंपनी एसएससी। नॉन कंपनी एसएससी मतलब जो कंपनी ना हो तो मतलब इंडिविजुअल हो, फर्म हो। लेकिन अब तो ये बात ही ख़त्म हो गई है। अब तो चाहे किसी भी तरह का पर्सन हो, 7 तरह के पर्सनस में से किसी भी तरह का पर्सन हो, आपको जो अपनी पहली किस्त है वो 15 जून को चुकानी होगी। अगर आपका प्रीवियस ईयर 23-24 चल रहा है तो उसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को होगी और 15 जून 2023 को जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको अपनी फर्स्ट एडवांस टैक्स की किस्त जमा करानी होगी। 15 सितंबर को दूसरी, 15 दिसंबर को तीसरी और 15 मार्च को चौथी। 15 मार्च कौन सी हो जाएगी? 15 मार्च 2024 को चौथी किस्त। ठीक है, तो 15 जून ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ये इसका आंसर रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एज पर द सेक्शन 139(1) एन इंडिविजुअल शेल फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इफ, ये बहुत बेसिक पर ज़रूरी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपना ITR कब फाइल करेगा? जब उसकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा हो, जब उसकी आय 3 लाख से ज़्यादा हो, जब उसकी आय 5 लाख से ज़्यादा हो, या चौथा पॉइंट बोलता है कि जब उसकी कुल आय 80C से लेके 80U की कटौती की अनुमति देने से पहले बेसिक लिमिट यानी 2.5 लाख से ज़्यादा हो। मैं आपसे और सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज़ कीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति का नाम अर्जुन है और अर्जुन ने 3 लाख रुपए कमाया। ठीक है, 3 लाख रुपए इसकी ग्रॉस टोटल इनकम है और अब इसको 80,000 का डिडक्शन मिला। 80,000 का डिडक्शन मिला इसको 80C का। अब इसकी इनकम हो गई है 2,20,000 रुपये, यानी इसकी जो TI है वो 2,20,000 है। तो इसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम जानते हो, मैं भी जानता हूँ।
तो मुझे बताओ इसको ITR फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चूंकि हमें टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है तो हमें अपना ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2,20,000 नहीं देखा जाएगा, यानी ITR फाइलिंग के मकसद से 2,20,000 को नहीं देखा जाएगा, इस 3 लाख को देखा जाएगा कि क्या ये अमाउंट का क्या मतलब है कि 80C से लेके 80U तक के जो डिडक्शंस होते हैं उन डिडक्शंस को देने से पहले आपका अमाउंट बेसिक लिमिट को क्रॉस कर रहा था या नहीं। अगर आपका अमाउंट तब बेसिक लिमिट को क्रॉस कर रहा था तो आपको ITR भरने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका जो ग्रो यानी इसमें जो देखा जाता है वो TI नहीं देखा जाता है, GTI देखा जाता है कि अगर आपका GTI बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहा था, इन दैट केस यू हैव टू फाइल ITR। आपको ITR फिर फाइल करना पड़ेगा, भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो पर आपको ITR फाइल करना होगा। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं। साझेदारों को कुल पूंजी 5 लाख रुपए पर साझेदारी संलेख के अनुसार 20% की दर से ब्याज देने के बाद एक फर्म का लाभ 3 लाख है। ये फर्म अपने साझेदारों को अधिकतम कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। एक फर्म है, उस फर्म का जो प्रॉफिट है आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, अमाउंट छपे नहीं है, मैं वैसे ही बताता हूँ। एक फर्म का प्रॉफिट 3 लाख रुपए है। इन्होंने एक गलती करी है, इन्होंने क्या किया है, अपनी कैपिटल पे 20% की रेट से इंटरेस्ट दिया है। इसमें गलती क्या है, फर्म अपने साझेदारों को मैक्सिमम 12% ब्याज दे सकती है, तो इन्होंने 8% ब्याज फालतू दिया है। तो 5 लाख रुपए का 8% यानी इन्होंने 40,000 रुपये फालतू ब्याज देकर अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस किया है। इनका प्रॉफिट जो शो किया है वो 3 लाख है। तो मैं कह रहा हूँ इन्होंने 3 लाख प्रॉफिट शो किया है, 40,000 की इन्होंने गलती की है, तो इनके जो प्रॉफिट माने जाएंगे वो 3,40,000 माने जाएंगे। इसको अपन बुक प्रॉफिट टर्म बोलते हैं। इस फर्म के जो बुक प्रॉफिट हैं वो 3,40,000 माने जाएंगे। अब क्या होगा, अब इसमें से जो पहला 3 लाख है उस पहले 3 लाख पे 90% रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, और 3 लाख के बाद जो बचता है उस पे आप 3 लाख के बाद 40,000 बचता है, 3 लाख के बाद जो 40,000 बच रहा है उस पे 24,000 रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। यानी पूरा मिला के इस क्वेश्चन में 2,94,000 तक का रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि आप मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, तो पहला 270 है, गलत है, दूसरा 294 प्रिंट है। तो हाँ, इस क्वेश्चन में आप 2,94,000 तक का रेम्यूनरेशन दे सकते हो। ठीक है, मैं वापस बता दूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट 3 लाख दे रखा है, लेकिन इन लोगों ने फालतू इंटरेस्ट दे रखा है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका और कवर हो गया कि फर्म अपने साझेदारों को अधिकतम 12% ब्याज दे सकती है। 12% से जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं ओवर एंड अबाउट 12% विल बी डिसअलाउड, वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। आपके जो बुक प्रॉफिट है वो 3,40,000 है, और फिर इस पर जो आप रेम्यूनरेशन दे पाओगे 90% और 60%। तो आप इसका सेक्शन याद रख लीजिएगा 40B, अंडर सेक्शन 40B के तहत आप 2,94,000 तक का रेम्यूनरेशन मैक्सिमम दे सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, HUF को संचालित करने वाला मिताक्षरा संप्रदाय लागू होता है असम में, पश्चिम बंगाल में, दोनों में, या असम और पश्चिम बंगाल को छोड़ के पूरे भारत में। तो डी आंसर सही है। 2 संप्रदाय होते हैं HUF में, यानी 2 स्कूल ऑफ थॉट कहलाते हैं। एक होता है आपका मिताक्षरा, एक होता है दाय भाग। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे तो आपका चलता है दाय भाग, और इन 2 स्टेट्स के अलावा पूरे इंडिया में जो चलता है वो है आपका मिताक्षरा। ठीक है, मिताक्षरा में ये होता है कि जैसे ही संतान उत्पन्न होती है उसका पेरेंटल प्रॉपर्टी पे हक उत्पन्न हो जाता है। दाएं भाग में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पेरेंटल प्रॉपर्टी पे हक इस्टेब्लिश नहीं होता, उसका हक जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ के बाद इस्टेब्लिश होता है। तो असम और पश्चिम बंगाल में वो रूल है। बाकी इंडिया में रूल है कि जैसे ही संतान पैदा हुई वो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की हकदार प्रॉपर्टी होती है, चाहे लड़का है या लड़की है। इसके बारे में मैंने और डिटेल से आगे एक पन्ना और दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या जिनको ज़रूरत हो उनके साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा फ्री कंटेंट हमारे ऐप पे अवेलेबल है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।